तत्र तद अंतर्गतत्वाद् विभक्तेर्लुका भवितव्यं समास ग्रहणेन च तुल्य जातीयस्य सुबन्तावयव समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा निवार्यते न तु अर्थवत् समुदाय मात्रस्य। कोई कहे कि यहाँ पे आप जो प्रातिपदिक संज्ञा दिखा रहे हो ना एक एक वर्ण की, वो तो नहीं होगी क्योंकि समास ग्रहण किया हुआ है कृत्यधिध समासाश्च में, ठीक है। तो वहाँ पे समासस्य का अर्थ ऐसा है कि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, अन्य किसी की ना हो, ऐसा अर्थ मान करके कोई कहे तो उसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, समास कहने से यहाँ पे हम ये जो समुदाय है धनम का ध अ न अ, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा की निवृत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? समास ग्रहणेन च तुल्य जातीयस्य सुबन्तावयव समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा निवार्यते। समास किसका होता है? सुबंतों का होता है ना। तो समास ग्रहण करने से जो व्यावर्तन होगा वो सुबन्तावयव समुदाय का ही होगा, कि यदि सुबन्तावयव समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुआ करे तो केवल समास की ही हुआ करे, अन्य किसी सुबन्तावयव समुदाय की ना हुआ करे। जैसे राज्यः कुलम या राज्यः पुरुषः, इस लौकिक विग्रह की स्थिति में समास संज्ञा नहीं होनी है, ठीक है। जब आप समास करना चाहेंगे तब तो होगी समास संज्ञा, लेकिन कोई कहे कि राज्यः पुरुषः, इसी की हम जो है वो समास संज्ञा करना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग विभक्त्यंत स्थिति में ही, तो ऐसे नहीं होगी। तो समास संज्ञा जो है वो केवल सुबन्तावयव समुदाय को तो निवृत्त करेगी, लेकिन जो आप यहाँ दिखा रहे हो ध, जैसे इन्होंने कहा ना कि ध अ न अ, इसकी अलग अलग की तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी ही, समुदाय की भी होगी, और समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा मान के ही तो तदंतर्गत विभक्तियों का लुक दिखाया है। तो कोई कहे कि यहाँ तो समुदाय की होगी नहीं, किससे हट जाएगी? समासस्य से। तो कह रहे हैं कि नहीं, समुदाय का इतना मात्र अर्थ नहीं है कि समुदाय की हो तो समास की ही हो, अन्य किसी समुदाय की ना हो। समास ग्रहण करने से जहाँ निवृत्ति होती है प्रातिपदिक संज्ञा की, वो स्थल समास के सदृश होना चाहिए। समास होता है सुबन्तावयवों का, तो समास कहने से जो नियम बनेगा वो इतना है, क्योंकि समास भी तो अर्थवान होता है ना, तो अर्थवान कहने से ही प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त थी, फिर समास अलग से क्यों कहा? तो वो व्यर्थ होकर के ये नियम करता है कि यदि सुबन्तावयव समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुआ करे तो केवल समास की ही हुआ करे, अन्य किसी सुबन्तावयव समुदाय की क्या ना हुआ करे? प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। तो इसलिए ध अ न अ इस समुदाय की पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होने से ये समास ग्रहण निषेध नहीं करेगा, ठीक है। ध अ न अ इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा का, क्योंकि एक एक अवयव की भी प्रातिपदिक संज्ञा की है, फिर बाद में जो पूरे समुदाय की करना चाहते हो उस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध समास ग्रहण से नहीं होगा, ऐसा दिखा रहे। ये नैव चार्थेन समुदायस्य अर्थवत्वं तेनैव तद अवयवानामपि इति विभक्त्युत्पत्तिश्चोद्यते। तो जिस अर्थ से समुदाय का अर्थवत्व है उसी अर्थ से, अब कोई कहे कि कौन से अर्थ के द्वारा ध का अर्थवत्ता है, ध की अर्थवत्ता है या अ की अर्थवत्ता है, तो कह रहे हैं कि जिस अर्थ से पूरा समुदाय अर्थवान है उसी अर्थ से एक एक अवयव भी अर्थवान है, ऐसा कहा। लेकिन फिर भी जो है ये वाली समस्या तो आ ही सकती है ना, ध अ न अ विभक्ति लुक कर दिया, सारा सुपो धातु प्रातिपदिक हो से क्यों कैसे लुक हो गया? क्योंकि पूरे धन शब्द से जो धन शब्द की जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है उसका भी तो अर्थवत्व है ना, पूरे का भी, तो उसके कारण जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो लग के विभक्ति लुक हो गया। लेकिन फिर भी ये समस्या आएगी कि न का लोप पाएगा, क्योंकि न से आगे जो सु किया था आपने, नकार मात्र से सु किया है ना, तो ये अब प्रातिपदिक तो है ही, प्रातिपदिक तो पहले ही था तभी तो सु आया, और अब ये पद भी हो गया, पद भी हो गया ना। तो नान्त पद जो आप अर्थ बोल रहे थे न लोप प्रातिपदिकान्तस्य का, क्या नान्तस्य पदस्य प्रातिपदिकस्य नान्तस्य पदस्य
अंतस्य लोपः, तो वो घट रहा है इसलिए न लोप पाएगा, ये समस्या दिखा रहे हैं। किस पक्ष में? यदि तर्हि में वर्ण अर्थवंतः, वर्ण अर्थवान होते, इसमें 4 हेतु दिए, तो अब समाधाता उसमें समस्या दिखा रहा है कि अर्थवान वर्ण मानोगे तो ये समस्या आ रही है। और आगे देखिए, संघातस्य एकार्थ्यात् सुभाभावो वर्णात्। अब इसका अभिप्राय है कि दूसरा पक्ष शुरू हो चुका है कि वर्णों को अर्थवान नहीं मानना चाहिए, है ना। नहीं तो पहली समस्या दिखाई कि सारी विभक्तियां उत्पन्न होंगी और फिर पदस्य इति न लोपादिनी प्राप्नुवन्ति धनम वनम इत्यादि, कि बहुत सारे फिर दोष प्राप्त होने लग जाएंगे, जैसे कि वनम इत्यादि प्रयोगों में न लोपादि कार्य प्राप्त होने लग जाएंगे। और क्या दोष प्राप्त होगा? समाधाता ने दिखा कि संघातस्य ऐकार्थ्यात् सुभाभावो वर्णात्। संघातस्य एकत्वम अर्थः, संघात का अर्थ है एक, संघात का एकत्वम अर्थः तेन वर्णात् सुवुत्पत्तिर्न भविष्यति। पूरे संघात का ही एक अर्थ है, इसलिए प्रत्येक वर्ण से सुवुत्पत्ति हो नहीं पाएगी। अच्छा, ये ऐसा है। पीछे हमारा क्या चल रहा था? पदस्य इति न लोपादुनी प्राप्नुवन्ति किसने बोला? समाधाता ने बोला ना। तो ये जिज्ञासु जो है वो अभी जिज्ञासु उसका समाधान कर रहा है, ये जिज्ञासु समाधान कर रहा है इसका, और दूसरा दोष अभी जोड़ नहीं रहा, बीच में जिज्ञासु बोल रहा है संघातस्य एकार्थ्यात् सुभाभावो। आप कह रहे थे कि प्रत्येक वर्ण से सुवुत्पत्ति प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण से सुवुत्पत्ति नहीं प्राप्त होगी। हेतु क्या है? संघातस्य एकत्वम अर्थः, कि पूरे संघात का एक अर्थ है, तो इसलिए जैसे प्रदीप देखिए, अत्र परिहारमाह संघातस्य इति वृक्ष इति अत्र एकत्वम विभक्त्या द्योत्यते, कि वृक्ष यहाँ पर जो एकत्व है वो विभक्ति के द्वारा द्योतित होता है। वृक्ष कहने से एकत्व अर्थ भी तो पता चलता है, वृक्ष रूप जो एक विशिष्ट वस्तु है वो तो पता चलती ही है, लेकिन साथ में एकत्व गुण का भी बोध होता है, और वो एकत्व गुण विभक्ति आचोद्यते, विभक्ति के द्वारा बताया जाता है। प्रातिपदिक के अर्थ में ये सब भी आते हैं ना। प्रातिपदिक, एक तो प्रातिपदिक का स्वयं का अर्थ होता है, और फिर विभक्ति के द्वारा वहां पे लिंग, कारक, संख्या, इनका भी बोध होता है ना। व्यक्ति, जाति, लिंग, कारक, संख्या, इसको प्रातिपदिक पंचक बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसमें से जो विभक्ति है उसके द्वारा संख्या का भी बोध होता है। तच्च एकत्वम इति एकैव विभक्तिर उत्पद्यते, और वो जो तच्च एकम, वो जो वृक्ष है वहां पे एकत्व है, और वो जो एकत्व है वो एक ही है। तच्च एकम, एकत्व तो एक ही है ना, एकत्व बहुत थोड़े है, एकत्व तो एक ही है। इति एका एव विभक्तिर उत्पद्यते, इसलिए उसको कहने के लिए एक ही विभक्ति आती है। यथा बहवो द्रष्टार एकेनैव प्रदीपेन दृश्यमर्थं पश्यन्ति, जैसे बहुत सारे दृष्टा हो, भले ही देखने वाले लोग घर में 4-5 लोग हैं जिनको देखने की आवश्यकता होती है रात को। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए कि हम कई सारे व्यक्ति हैं ना यहाँ पर, लेकिन प्रदीप तो मान लीजिए एक ही लाइट जल रही हो तो उसी एक लाइट में सब देखेंगे। ठीक है, तो बहवो द्रष्टार एकेनैव प्रदीपेन दृश्यमर्थं पश्यन्ति सा चोत्पद्यमाना समुदायादेव तंत्रेण सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते। वो कह रहे हैं कि वो जो पूरे वृक्ष शब्द से एक विभक्ति आई ना, वो उत्पन्न होती हुई समुदायादेव, समुदाय से उत्पन्न होती हुई ही तंत्रेण सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते। तंत्र से माने उसमें एक शक्ति विशेष है, रहस्यात्मिका, उसके द्वारा वो सारे वर्णों को अनुग्रहित करने वाली उत्पन्न हो जाएगी। सर्वानुग्राहिणी उत्पद्यते। ठीक है, समुदाय दुर्वचनवत, कैसे? समुदाय दुर्वचन के समान। पद संजातु समुदायस्यैव भवति न प्रत्येकम, पद संजातो समुदाय की ही होती है, न प्रत्येकम, प्रत्येक की नहीं होती। असुबंतत्वात्, सुबंत ना होने से। पद संजातु समुदायस्यैव भवति न प्रत्येकम असुबंतत्वात्। ठीक है, ये अभी अपना मत कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा दिखाया ना कि पूरे से ही एक ही विभक्ति आएगी,
और जब पूरे से एक विभक्ति आएगी वही प्रत्येक वर्ण की भी अनुग्राहिका हो जाएगी, ऐसे दिखाया है। तो पूरे शब्द से जब एक ही विभक्ति आ रही है तो पद संज्ञा भी पूरे समुदाय की ही होगी फिर, न प्रत्येकम। इसके अनुसार प्रत्येक की पद संज्ञा नहीं होगी ना, और प्रत्येक की नहीं हुई तो धनम में जो केवल न की पद संज्ञा, केवल नकार मात्र की पद संज्ञा दिखा करके न लोग प्राप्त दिखा रहे थे, वो दोष नहीं आएगा। हेतु क्या है नकार की क्यों नहीं होगी? असुबंतत्वात्, क्योंकि इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण से विभक्ति आई ही नहीं। संघातस्य एकार्थ्यात् शुभ अभावो वर्णात्, इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण से शुभ ही नहीं आएगा, तो फिर न की पद संज्ञा है ही नहीं, न की पद संज्ञा नहीं है तो न लोप का भी प्रसंग नहीं आएगा। ये जिज्ञासु ने कहा। अब ये समाधाता की ओर से बोला जा रहा है फिर से। अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है, कि वर्ण जो है अनर्थक होते हैं। पहले तो एक एक वर्ण को जब अर्थवान मान रहे हैं तो उसमें समाधाता ने दोष दिखाने का प्रयास किया, धनम वनम आदि वाला, लेकिन उसका जिज्ञासु ने समाधान कर दिया कि एक एक वर्ण को अर्थवान मानते हुए भी हम ऐसा ही कहेंगे कि विभक्ति तो पूरे शब्द से ही आती है, एक एक वर्ण से नहीं आती। क्यों ऐसा है? क्योंकि संघातस्य एकार्थ्यात्, पूरा संघात मिलकर के एक अर्थ को कह रहा है तो उससे ही विभक्ति आ जाती है, और वही आई हुई विभक्ति तद संघाता अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं उन सभी की भी अनुग्राहिका हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक वर्ण से विभक्ति आती ही नहीं है। तो यहाँ तक तो आपका जो है वो अभी पीछे तक आपका पक्ष रहा कि वर्ण अर्थवान है। ठीक, तो अब जो है वो समाधाता कहता है कि नहीं, अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है, वर्ण तो अनर्थक है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का अर्थ हमें उपलब्ध अलग अलग होता नहीं है। अनर्थकास्तु वर्णः समाधाता कुतः जिज्ञासु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है, प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है, न ही प्रतिवर्णम अर्था उपलभ्यन्ते, प्रत्येक वर्ण का अर्थ उपलब्ध होता नहीं है। समाधाता कहा किमिदं प्रतिवर्णमिदं प्रतिवर्णम इति, ये प्रतिवर्णम का क्या अभिप्राय है आपका? तो जिज्ञासु ने कहा वर्णम वर्णम प्रति प्रतिवर्णम, कि हमने विपसार्थ में समास किया है, वर्णम वर्णम प्रति माने प्रत्येक वर्ण का अर्थ उपलब्ध होता नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो आप कोई भी उदाहरण दिखा सकते हो ना, जैसे रामा हमें र का अलग अर्थ क्या दिखाओगे, आकार का अलग अर्थ, मकार का अलग अर्थ क्या दिखाओगे, या कमलम बोल रहे हैं तो ककार का अलग, आकार का अलग, मकार का नहीं दिखा सकते हम एक एक वर्ण का अर्थ। तो यही सबसे सामान्य हेतु है, वही समाधाता ने सबसे पहले प्रस्तुत किया है कि हम शब्द में जो शब्दांतर्गत एक एक वर्ण है उनका अर्थ नहीं मान सकते, उनका पृथकशः अर्थ नहीं मान सकते, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते क्या अर्थ है एक एक वर्ण का। ठीक है, अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है, प्रतिवर्ण अर्थ का बोध ना होने से, उपलब्धि ना होने से हम कह रहे हैं वर्णः अनर्थकाः। और दूसरा हेतु समाधाता की ओर से दिया जा रहा है, वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारेष्वर्थ दर्शनात्। और ये भी बात है कि जहाँ वर्ण व्यत्यय होता है या वर्ण का अपाय होता है, वर्ण का उपजन होता है, वर्ण विकार होता है, वहाँ उन स्थितियों में अर्थ दर्शनात्, अर्थ देखा जाने से मन्यामहे अनर्थका वर्णाः इति। ठीक है, वर्ण अनर्थक है ये पता चलता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वर्ण व्यत्यये कृतेस्तर्कः कसेः सिकताः हिंसेः सिंहः वर्ण व्यत्ययो न अर्थ व्यत्ययः। कह रहे हैं वर्ण व्यत्यय तो हुआ लेकिन अर्थ व्यत्यय नहीं हुआ इन स्थलों में। जैसे कृत धातु से ओणादिक प्रत्यय करके तर्क शब्द बनाया, और कृत को आद्यंत विपर्य भी कर दिया ना, कृत को गुण करेंगे और अप्रत्यय करेंगे तो तर्क बन जाएगा ना, बन जाएगा। और कृत का आद्यंत विपर्य का मतलब पता ही है आपको, आदि वाला वर्ण अंत में, अंत वाला आदि में। और ऐसे ही कसेः सिकता, वहां पर भी आदि और अंत वर्ण का विपर्य हो रखा है, हिंस का सिंह। तो कह रहे हैं कि वर्ण व्यत्यय तो हो गया लेकिन अर्थ व्यत्यय नहीं हुआ।
कृति भी छेदन अर्थ में है और तर्क भी उसी को बोलते हैं जो छेदन करता है, जो किसी बात को काटता है, उसी को तो तर्क बोलते हैं। और ऐसे ही कसे है सिकता, कस भी विकसित अर्थ में भी है और सिकता भी जो है वो विकसित ही होती है, खिली हुई होती है, ऐसे मतलब पिंड रूप नहीं होती है, अलग अलग होती है। और हिंसे है सिंह, हिंस धातु का भी अर्थ हिंसा है और सिंह में भी वो अर्थ है, वो भी हिंसा ही करता है। तो यहाँ पे वर्ण व्यत्यय तो हुआ लेकिन अर्थ व्यत्यय नहीं हुआ। इससे हमें पता चल रहा है कि एक एक वर्ण जो है वो अनर्थक है, एक एक वर्ण का अपना अर्थ नहीं है। और स्पष्ट उदाहरण देते हैं, देखिए अपायः लोपः, ये है घ्नति छप गया, घ्नन्ति ऐसा है ये, हन्ति हतः घ्नन्ति ऐसा बनता है ना। तो घ्नन्ति में हन का जो हन का अर्थ है हिंसा, तो अब हन का जब ये घ्न रूप रह गया तो आकार तो लुप्त हो गया ना, फिर भी हन का हिंसा अर्थ ही है। तो यदि एक एक वर्ण का अर्थ होता तो उसमें कुछ कम होना चाहिए था ना, सो तो नहीं हुआ। जो हन का अर्थ है वही घ्न जो बचा उसके स्थान पे उसका भी है, या घ्नन्ति का भी है कह लीजिए, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है वर्ण का अपाय होने पर भी किंचित मात्र भी अर्थ का अपाय नहीं हो रहा। इससे पता चलता है कि वर्ण अनर्थक है। घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन्, वर्णापायो न अर्थापायः, यहाँ वर्णापाय तो होता है लेकिन अर्थापाय नहीं होता है। घ्नन्ति की सिद्धि कर दीजिए, हन लिट हन शब्द झी के स्थान पे झोंतः, ठीक है। अंति हो गया, पूर्वत शब्द का तो लुक हो जाएगा। यदि प्रभृतिभ्यः शपः, तो क्या रहा हन अंति, ह को घ कैसे करें, हो हंतेर यिनिन्नेषु, तो ये तो घटेगा नहीं। क्या कहता है, यित नित और नकार के परे रहते, तो क्या परे, पहले उपधा लोप करना पड़ेगा फिर नकार मिलेगा, फिर हो हंतेर यिनिन्नेषु। तो उपधा लोप कैसे करें, गम हन जन खन घसाम लोपः किंत्यनंगे, गम हन जन, वहां हन का भी ग्रहण है, तो किसके परे रहते लोप होता है। तो यहाँ पे क्या है, अपित सार्धातुक गित्वत होता है, तो अंति जो है वो गित्वत है, उसको मान करके उपधा का लोप हो गया। और फिर हो हंतेर यिनिन्नेषु घ्नन्ति, और घ्नन्तु में पूरी प्रक्रिया वही, इकार को उकार केवल किससे हो जाएगा, ए रुहु, लोट संबंधी इकार को उकार हो जाता है ना। और अघ्नन में घ्नन्ति जैसा ही है, केवल इकार का लोप और अटागम, बाकी सारे कार्य तो वही है। इकार का और तकार का लोप हो जाएगा। इकार का लोप कैसे किया, हाँ, इतश्च, नित्यम गितः की अनुवृत्ति के साथ इतश्च सूत्र है, तो गित संबंधी इकार का नित्य लोप और फिर तकार का संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य लोपो भवति। और अडागम लुंग लंग लिंग षडुदात्तः, तो ये अघ्नन हो गया आपके। चलिए, तो यहाँ दिखा, ये स्पष्ट हुआ ना कि हन धातु का वर्ण अपाय हो जाने पर भी अर्थ वही बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए एक एक वर्ण अर्थवान नहीं है। उपजनः, उपजन के उदाहरण दिखाते हैं। उपजन का अर्थ है आगमः, अपाय का अर्थ स्पष्ट किया ना इन्होंने, अपायः अर्थात लोपः, और उपजनः अर्थात आगमः, कुछ आगम हो गया। जैसे लविता लवितुम, तो लू इट त्रिच या लू इट तुमन बन करके लविता बनेगा ना, गुण हो करके, गुणवादेश हो करके। तो यहाँ पे इतना ही दिखाना है कि जो त्रिच का अर्थ है कर्ता, कैसे है त्रिच का अर्थ कर्ता, कर्तरी कृत, ठीक है। तो कर्ता अर्थ है, और त्रिच का है वो तो क्योंकि कृत की संज्ञा तो त्रिच की है, प्रत्यय विधान तो सूत्र में त्रिच ही है ना, नुल त्रिचऊ, लेकिन उसको इट आगम जब हो जाता है तब भी कर्ता अर्थ ही रहता है, कुछ नहीं बदला ना। वर्ण का आगम होने से भी अर्थ नहीं बदला। आगमी त्रिच है, उसको इडागम हो गया, अर्धातु का सेड वाला आदेश से, लेकिन फिर भी अर्थ करता ही है, कुछ भी नहीं बदला। इसलिए पता चलता है कि एक एक वर्ण
अर्थवान नहीं है। पृथक्षः लविता लवितुम वर्णोपजनो नार्थोपजनः, कह रहे हैं कि वर्णोपजन तो हुआ लेकिन अर्थोपजन कुछ भी नहीं हुआ। विकारः आदेशः, विकारः अर्थात आदेशः। घातयति घातकः, हन धातु को ये ह को घ आदेश हो गया है ना, और हनस्तो चिन्ह लोहो से ह को घ तो उसी सूत्र से जो अभी बोला था, हो हंतेर यिन्नेषु हन निच शप्तिप, ऐसी स्थिति है। और हनस्तो चिन्ह लोहो से हन के न को त, तो क्या बन गया ये घात, घात और निच वाला घाती रूप, उपधा वृद्धि तो हो ही जाएगी, अतः उपधाया, तो घाती हन का रूप घात बन गया। निच का तो अपना अलग अर्थ है ही, हन का क्या बन गया, घात बन गया। तो वर्ण विकार हुआ है ना, हकार के स्थान पे घ हो गया, आकार के स्थान पे आकार हो गया, न के स्थान पे ता हो गया, पूरा ही बदल गया ये तो। लेकिन फिर भी अर्थ कुछ भी नहीं बदला, जो हन का अर्थ है हिंसा वही घात का अर्थ भी है। तो वर्ण विकारो न अर्थ विकार, वर्ण विकार तो है, अर्थ विकार नहीं है। और तो इसी तरह से घातक हन निच और नुल, नुल के परे रहते फिर निच का लोप हो ही जाएगा, किससे, नेर निटी। तो यथैव वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारः भवन्ति तद्वद् अर्थ व्यत्ययापायोपजन विकारैः भवितव्यम्, कि यदि एक एक वर्ण अर्थवान हो तो जिस तरह से वर्ण व्यत्ययापाय उपजन और विकार होते हैं ठीक उसी तरह से वर्ण के साथ साथ क्या बदलना चाहिए, अर्थ बदलना चाहिए। अर्थ का भी व्यत्यय होना चाहिए, या तो अर्थ हटना चाहिए, या तो अर्थ का उपजन होना चाहिए, या तो अर्थ में कुछ विकार होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। न चेह तद्वत्, वैसा यहाँ है नहीं, होता नहीं है। अतो मन्यामहे अनर्थका वर्ण इति, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण सार्थक नहीं है, वर्ण तो अनर्थक है। चलिए, तो ये समाधाता ने दो हेतु दिए, अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम अर्थानुपलब्धे है और वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारेष्वर्थ दर्शनात्। अब तटस्थ कहता है कि भाई आप लोगों ने तो दोनों बातें कह दी, उभयम इदम वर्णेषुक्तम, वर्णों के विषय में आपने दोनों बातें बता दी, और दोनों में ही अपने अपने दोनों पक्षों को बल प्रदान करने वाले हेतु बता दिए आपने साथ में, है ना, कि अर्थवंतो अनर्थका इति च, अर्थवान भी बता दिया वर्णों को और अनर्थक भी बता दिया। किमत्र न्याय्यम, अब हमें ये बताओ, निर्णय करके बताओ कि इन दोनों में से ठीक क्या है। तो समाधाता ने कहा, क्योंकि दोनों तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं जैसे पीछे था, वर्णिक देश ग्रहण से ग्रहण हो जाए, चाहे वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से ग्रहण ना हो, दोनों पक्ष रख लिए थे और दोनों में दोष नहीं आ रहा था। यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि दोनों पक्ष रख लो, क्योंकि दोनों विरोधी हैं आपस में। वो तो केवल शास्त्र कार्य की दृष्टि से था कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाए तो भी सारे शास्त्र कार्य हो जाएंगे, कोई दोष नहीं आ रहा, और वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत ना हो तो भी सारे शास्त्र कार्य ठीक निष्पन्न हो जाएंगे। प्रकार अंतर रहेगा लेकिन ठीक निष्पन्न हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए वहां तो दोनों पक्ष रख लिए। लेकिन यदि आप यहाँ कहते हो कि वर्ण अनर्थक है, वर्ण सार्थक है, तो ये बिल्कुल विपरीत जैसी बात प्रतीत होती है। तो इसलिए हमें आप ये बताइए कि मत्र न्याय्यम, इन दोनों में से युक्त पक्ष कौन सा है। तो समाधाता कहते हैं यहाँ भी दोनों ठीक है, उभयमित्याह, दोनों ठीक है, वर्ण अनर्थक भी है और वर्ण सार्थक भी है। लेकिन ऐसा है कि चलिए खुद ही बताएंगे ना, जिज्ञासु कुतः, कैसे आप ऐसा कह रहे हैं कि दोनों ठीक है। तो समाधाता कहता है स्वभावतः, स्वभाव से ही ऐसा है, हमारे आपके कहने से बन जाता है। अर्थवान या अनर्थक ऐसे थोड़े है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वभावतः ही अर्थवान हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वभावतः अनर्थक हैं।